दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न यूपी पीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके WC स्मिथ द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, पीटर हार्डी खिलाफत टू पार्टीशन और मोइन शकीर मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। तो इसमें से सही सुमेलित है ऑप्शन बी, खालिद बी सईद ने पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज लिखा है। दोस्तों पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948 नामक पुस्तक में पाकिस्तान के निर्माण में भारतीय मुस्लिमों के अलगाववादी आंदोलन का ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है और इसके लेखक हजारा विश्वविद्यालय मानसेहरा के राजनीति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक खालिद बिन सईद हैं। ये पुस्तक 2012 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है। देखिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, भारत निर्माण कार्यक्रम का, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का या गरीबी निवारण कार्यक्रमों का। तो आप जान लीजिए भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास है और इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और निर्धन आवास का निर्माण शामिल है। तो आप जान लीजिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल ये भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित आयु समूहों में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप जान लीजिए दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये 2001 से किया गया था और इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60 और 40 के अनुपात में दिया जाता है और सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में बहुत कमी आई है और ये जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकित होने योग्य बालकों का आयु वर्ग है वो 6 से 14 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में किस देश में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में खेले गए थे। तो ऑप्शन है आपके जर्मनी, नीदरलैंड, ब्राज़ील या कतर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कतर में। दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित गैसों में किसको अभी हाल में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया है। मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस या सरीन गैस को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सारीन गैस को। दोस्तों सरीन गैस को हाल में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। ये एक रंगहीन और गंधहीन जहरीली गैस है जिसके संपर्क में आने से 1 से 10 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अतुल गुप्ता। आप जान लीजिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत करते हैं और राज्य वित्त आयोग को अधिकार है कि वो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि भारत में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान या फिर बंगाल की खाड़ी। तो सही उत्तर है पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है
ये ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है और ये भारत में जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए, पादप संरक्षण, बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना या पादप प्रजनन से। तो सही उत्तर है दोस्तों, चिपको आंदोलन वृक्षों के कटाव को रोकने से यानी पादप संरक्षण से संबंधित है और इस आंदोलन में किसानों द्वारा या जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दोस्तों, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है CNG। देखिए, CNG क्या है, तो CNG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और प्राकृतिक गैस की तरह CNG के अवयव मीथेन, इथेन और प्रोपेन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति संबंधित है किससे, आपको बताना है। देखिए, सही उत्तर है हरित क्रांति अगर जो देखा जाए तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि से है, लेकिन इसके सबसे अधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन पर पड़ा था। और आप जान लीजिए कि हरित क्रांति का प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जाता है और इस क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ा था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत को खाद्य फसलों में आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामवासियों के जीवन स्तर को सुधारना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से आप जान लीजिए दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है। फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता या जो एनीमिया है वो होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो इस तरह से आप सुमेलन कर सकते हैं। देखिए, सही उत्तर 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो सही उत्तर है 1972 यानी 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अगला प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, आपको बताना है। तो ये 2008 में। दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में संसद में पारित किया और 30 सितंबर 2008 को इसे स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर पुंछी आयोग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए केंद्र राज्य संबंधों पर किन समितियों का गठन किया गया था। तो एक तो थी शीतलवाड़ समिति, ये 1966 से 69 के लिए। राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और MM पुंछी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है, इसलिए ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो आप जानते भी हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और आप जान लीजिए इसमें जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आप जानते हैं कि ये कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, लेकिन इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। लेकिन आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 155 इसमें कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? देखिए, राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसमें कौन सा प्रश्न सही है? सही उत्तर ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान है और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक माना जाता है? तो ये हैं लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आप जान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 था और उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? देखिए, देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्यकारी जनसंख्या का आकार, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण और विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। तो सही उत्तर है विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। ये जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो आप जान लीजिए, विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो कि कुल वैश्विक भंडार के लगभग 31% के बराबर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक होल या कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो उत्तर है एस चंद्रशेखर। इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दोस्तों जो ब्लैक होल थियरी है इसके निर्माण का या प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है किस राज्य से? तो उत्तर है मध्य प्रदेश से। सोयाबीन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ देश का लगभग 60% से अधिक सोयाबीन उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि पाई जाती है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। और आप जान लीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी जी इस सभा के प्रथम अध्यक्ष और सचिव NG रंगा चुने गए थे। किसानों के प्रति स्वामी जी की समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? खाशुल खान, येसुगई, तेमुचिन या ओगदी? तो सही उत्तर ऑप्शन सी तेमुचिन। चंगेज खां का मूल नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? आपको बताना है। तो उत्तर है धर्मपाल।
दोस्तों, हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में गुर्जर, पाल और प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति में पाल एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरे। धर्मपाल महान पाल राजा था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? तो सही उत्तर है गाय को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूल आधार पशुधन यानी गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयाँ इस समय गायों के लिए ही लड़ी जाती थीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? देखिए, जनपद, दुर्ग, मित्र और कोश। तो आप जान लीजिए सप्तांग सिद्धांत के अनुसार दोस्तों राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र शामिल थे। तो सही उत्तर है दुर्ग, दंड, कोश, मित्र। तो यहाँ पर जो 7वां अंग था ये मित्र हो जाएगा। आप जान लीजिए मौर्य काल के सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र शामिल थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो आप जान लीजिए चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। तेमुचिन या तेमुजिन था। चंगेज खां का जन्म 1162 यानी 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस, देखिए यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ परीक्षाओं के लिए जीएस प्रथम प्रश्न पत्र के सामान्य अध्ययन यानी जीएस प्रथम प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमने उसकी व्याख्या भी की है ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों से भी रूबरू हो सकें। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके रिवीजन के लिए और तैयारी की दृष्टि से दोनों से। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।